वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कोगुलेंट्स और कोगुलेशन का कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं एंटी कोगुलेंट से। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एंटी कोगुलेंट की क्लासिफिकेशन, देन कोगुलेशन का प्रोसेस, और उसी कोगुलेशन के प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे इन ड्रग्स का थेराप्यूटिक यूज़ और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटी कोगुलेंट ड्रग्स को जो है 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है एंटी कोगुलेंट्स की, वो है एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर्स। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं हेपेरिन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जिसमें 2 ड्रग्स हैं, इनॉक्साप्रिन, डेल्टिप्रिन, और जो 4th ड्रग इस कैटेगरी के अंदर आती है वो है फोंडापेरिनेक्स। सेकंड कैटेगरी जो है हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स की, वो है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो हैं वो 2 सब कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं, यूनिवेलेंट एंड बाइवेलेंट। यूनिवेलेंट में जो ड्रग्स हैं वो हैं एर्गाट्रोबिन एंड डेबिकाट्रिन, जबकि बाइवेलेंट में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं बाइवेलिरुडीन एंड डेसिरुडीन। यूनिवेलेंट और बाइवेलेंट का जो मैकेनिज़्म है वो कोगुलेशन के प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी जो एंटीकोगुलेंट्स की है वो है डायरेक्ट इनहिबिटर्स ऑफ फैक्टर 10A, जिसमें 2 ड्रग्स आती हैं एपिक्साबिन एंड रिवोरोक्साबिन। जो फोर्थ कैटेगरी है एंटीकोगुलेंट्स की, वो है विटामिन के रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास जो ड्रग आती है वो है द मोस्ट फेमस ड्रग, जिसका नाम बहुत ज़्यादा सुना भी जाता है, वो है वॉरफेरिन। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो नाम हमें पढ़ने को या देखने को मिलता है वो है वॉरफेरिन। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एंटीकोगुलेंट्स की क्लासिफिकेशन। अब हम जो है मूव करते हैं कोगुलेशन के प्रोसेस की तरफ, क्योंकि इन ड्रग्स की मैकेनिज़्म को समझने के लिए और इन ड्रग्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन होने के लिए हमें कोगुलेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कोगुलेशन प्रोसेस। कोगुलेशन प्रोसेस हमारे पास क्या है? अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस करें तो कोगुलेशन प्रोसेस हम कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को, और अगर हम इसे डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोटीन्स का जब इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन की वजह से जब फिब्रिन इंजरी साइट पे डिपॉजिट हो जाए, उसे हम कहते हैं कोगुलेशन प्रोसेस या क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस। कोगुलेशन का जो प्रोसेस है वो 2 पाथवेज को फॉलो करता है। एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक है इंट्रिंसिक पाथवे। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को कॉन्टैक्ट पाथवे भी कहते हैं। ये दोनों पाथवे जो है उनका काम जो है वो क्लॉट बनाना है, या मीन्स फिब्रिन की जो है वो डिपोजिशन ही कराना है डैमेज साइट पे। तो स्टार्ट लेते हैं हम इंट्रिंसिक पाथवे से, देन हम मूव करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ। इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो स्टार्ट होता है फैक्टर 12 से, और जैसे ही फैक्टर 12 की जो एक्टिवेशन है वो किस तरह से है कि जैसे ही फैक्टर 12 किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड सेल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, लाइक जैसे हमारे सेल्स हैं उनमें होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी तो जो फैक्टर 12 है वो कांटेक्ट में आता है उन फॉस्फोलिपिड्स के साथ और उसकी एक्टिवेशन होती है।
तो फैक्टर 12 के एक्टिवेशन से हमारे पास स्टार्ट होता है इंट्रिंसिक पाथवे, और इसी कांटेक्ट की वजह से नेगेटिवली चार्ज सरफेस के साथ कांटेक्ट की वजह से और एक्टिवेशन की वजह से इसको हम कांटेक्ट पाथवे भी कहते हैं। जितने भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं कोगुलेशन प्रोसेस में उन्हें रोमन नंबर से शो किया जाता है और उनकी एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ स्मॉल लेटर ए लगाया जाता है। जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है, जो मैं बता भी चुकी हूँ कि वो फैक्टर 12 की एक्टिवेशन से स्टार्ट होता है। जैसे ही फैक्टर 12 एक्टिवेटेड होगा वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को। फैक्टर 11 एक्टिवेट होकर जो है फैक्टर 11 जो है एक्टिवेट होकर फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 9 फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। इसमें जो है हमारे पास फैक्टर 9 के साथ जो है फैक्टर 8 भी इन्वॉल्व होता है, उसकी भी एक्टिवेटेड फॉर्म जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। मीन्स फैक्टर 8 और फैक्टर 9 मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। फैक्टर 10 जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन जो है हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं फैक्टर 2। फैक्टर 10 जो है वो अपने साथ इन्वॉल्व करता है इसकी एक्टिवेशन में फैक्टर 5 को। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, और जो है थ्रोम्बिन है देन फाइनली हमारे पास कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में। ये है हमारे पास ओवरऑल इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें हमारे पास एक चीज़ है पॉजिटिव फीडबैक। थ्रोम्बिन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक सेंड करता है। पॉजिटिव फीडबैक से क्या है कि वो एक्टिवेशन ऑफ 5A को इंक्रीज़ करेगा, एक्टिवेशन ऑफ 8A को इंक्रीज़ करता है, और एक्टिवेशन ऑफ 11A को फैक्टर 11A को इंक्रीज़ कर देता है। इस पॉजिटिव फीडबैक से जो है हमारे पास फिब्रिन की फॉर्मेशन जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये हो गया हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। अब मूव करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है हमारे पास स्टार्ट होता है फैक्टर 7 की एक्टिवेशन से। फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है टिश्यू फैक्टर के रिलीज से। जब भी जो सेल मेम्ब्रेन है या जो हमारे सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो वो टिश्यू फैक्टर रिलीज़ करते हैं। ये टिश्यू फैक्टर जो है फैक्टर 7 को एक्टिवेट भी करता है, और फैक्टर 7A के साथ मिलकर फैक्टर 10 को भी एक्टिवेशन की तरफ लेके जाता है। मीन्स ये फैक्टर 10A की भी एक्टिवेशन कराएगा। फैक्टर 10A की एक्टिवेशन की वजह से सेम हमारे पास प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, देन थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में। टिश्यू फैक्टर एक लिपोप्रोटीन है जो रिलीज़ होता है एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल से या एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट से, सब एंडोथेलियल फिब्रोब्लास्ट से या सब एंडोथेलियल स्मूथ मसल से। हमारे पास जो है ये तो हो गया पूरा प्रोसेस एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे का। कुछ चीज़ें हैं जो कोगुलेशन इनहिबिटर्स हैं, जिसमें हमारे पास आता है एंटी थ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। यहाँ पे हम प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एंटी थ्रोम्बिन 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। एंटी थ्रोम्बिन 3 हमारे पास इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को और इनएक्टिवेट करता है फैक्टर 10A को, ताकि जो कोगुलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो सके। क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स की, वो थी एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर्स, जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स थी एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर्स में जो ड्रग्स थी वो थी हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन एंड फोंडापेरिनेक्स।
हेपेरिन हमारे पास जो है बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। यहाँ पे ये जो 3 कैटेगरीज़ हमने लिखी हैं ड्रग्स की, इनके मैकेनिज़्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। हेपेरिन जो है वो एंटी थ्रोम्बिन 3 को इस तरह से जो है एक्टिवेट करती है कि थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A दोनों की एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है वो हमारे पास जस्ट मेनली जो है वो फैक्टर 10A की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं एंड टू सम एक्सटेंट जो है उनका इफ़ेक्ट होता है थ्रोम्बिन पे, लेकिन कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। जबकि जो फोर्थ ड्रग है हमारे पास फोंडापेरिनेक्स, ये जो है ये कम्प्लीटली जस्ट ब्लॉक करती है फैक्टर 10A की एक्टिविटी को। इसका थ्रोम्बिन की एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। एंटीकोगुलेंट्स का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास ब्लीडिंग है। हेपेरिन में जो है ब्लीडिंग के साथ जो मेजर साइड इफ़ेक्ट बहुत देखने में आता है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है हेपेरिन का। इसलिए जो है इसके अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ये ड्रग्स के एक ये एडवांटेज भी है कि ये ओरली भी अवेलेबल हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। हेपेरिन का फिर भी जो है यूज़ वो ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि इसका एंटीडोट अवेलेबल है, जबकि बाकी जितनी भी हमारे पास एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं उनका एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। हेपेरिन का जो एंटीडोट है वो है प्रोटामीन सल्फेट। थर्ड कैटेगरी एंटीकोगुलेंट्स की थी डायरेक्ट इनहिबिटर्स ऑफ फैक्टर 10A। इसमें जो ड्रग्स थी वो थी एपिक्साबिन एंड रिवारोक्साबिन। ये जो है बाइंड हो जाती हैं फैक्टर 10A की एक्टिव साइट के साथ, और जो है फर्दर इसकी एक्टिवेशन और इसका जो फंक्शन है उसे इनहिबिट कर देती हैं। मींस प्रोथ्रोम्बिन अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे पास फिब्रिन की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। सेकेंड कैटेगरी थी हमारे पास डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, जिसमें दो सब कैटेगरीज थी, यूनिवेलेंट एंड बाइवेलेंट। यूनिवेलेंट में जो ड्रग्स थी वो थी एर्गाट्रिबिन, टेबिगाट्रिन, जबकि बाइवेलेंट में थी बाइवेलिरुटीन एंड डेसिरुटीन। यूनिवेलेंट वो ड्रग्स हैं जो जस्ट एक्टिव साइट ऑफ थ्रोम्बिन पे बाइंड करती हैं। एक्टिविटी को तो ब्लॉक कर रही हैं लेकिन वो जस्ट एक्टिव साइट ऑफ थ्रोम्बिन पे बाइंड करती हैं। जबकि बाइवेलेंट वो ड्रग्स हैं जो एक्टिव साइट पे भी थ्रोम्बिन के बाइंड करती हैं। सेकंड, वो एक्सोसाइट 1 पे भी बाइंड करती हैं। एक्सोसाइट 1 वो साइट है थ्रोम्बिन की जहाँ पे फिब्रिनोजन आके बाइंड होना होता है। तो इस तरह से जो है ये कैस्केड जो है वो स्टॉप हो जाएगा और फिब्रिन की फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। लास्ट जो एंटीकोगुलेंट ड्रग की कैटेगरी है वो है विटामिन के इनहिबिटर्स। इसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें जो है रोल ऑफ विटामिन के जो है वो जानना ज़रूरी है कि विटामिन के का कोगुलेशन में क्या रोल है। ग्लूटामिक एसिड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है गैमा कार्बोऑक्सी ग्लूटामिक एसिड में, और ये जो कन्वर्जन है ये होती है विटामिन के की प्रेजेंस में। जो रिड्यूस्ड विटामिन के है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस होता है गैमा कार्बोऑक्सी ग्लूटामिक एसिड। ये गैमा कार्बोऑक्सी ग्लूटामिक एसिड जो है कंपोनेंट है हमारे पास जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं फैक्टर 2, 7, 9 और 10 का। जो लास्ट कैटेगरी है एंटीकोगुलेंट्स की, विटामिन के रिडक्टेस इनहिबिटर्स, वो इनहिबिट करते हैं विटामिन के रिडक्टेस को। यहाँ पे विटामिन के रिडक्टेस जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है विटामिन के की को रिड्यूस्ड फॉर्म में, देन इसी रिड्यूस्ड फॉर्म को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को वापस विटामिन के में, और ये पूरा साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। तो विटामिन के रिडक्टेस के जो जब इनहिबिट हो जाता है तो हमारे पास
गैमा कार्बोऑक्सी ग्लूटामिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। इस एंजाइम को विटामिन के ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं। वार्फरिन जो है वो विटामिन के रिडक्टेज को जो है वो इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से गैमा कार्बोऑक्सी ग्लूटामिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो रुक जाती है। इस तरह से जो कोगुलेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। ये हो गई हमारे पास एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। और हमारे पास जो वार्फरिन है, एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि वार्फरिन जो है उसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, और सेकंड ये कि उसके ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग फूड इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसका यूज़ जो है वो बहुत एहतियात से किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास आज का जो टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स का वो ख़त्म होता है। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपने इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।